मेरा नाम है अपूर्वा चौधरी और दा जन संवाद देख रहे हैं आप। इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है वो बीजेपी कार्यालय में है और आज कुछ तमाम सवाल हैं जिनके जवाब मैं संजीव यादव जी से लूंगी। ये जो है ग्रामीण पटना जिला के प्रभारी हैं। कुछ ऐसे सवाल जो विपक्ष की तरफ से हैं, कुछ ऐसे किसानों के मुद्दे, कुछ ऐसे चुनाव की तैयारी को लेकर सवाल, मैं सारे सवाल इनसे पूछूंगी और इनके जो जवाब होंगे वो मैं आपको सुनाऊंगी। तो सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे संजीव जी पूछना चाहूंगी, ये जो चुनाव जो धीरे धीरे करीब आ रहे हैं उसकी तैयारी कैसी चल रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो हम लोग संगठन की पार्टी है, एक लोकतांत्रिक पार्टी है और हम लोग चुनाव के लिए कोई स्पेशल तैयारी नहीं करते हैं। हम लोग सेवा के हिसाब से संबंध बनाते हैं और अनवरत हम लोग गांव में, प्रखंड में, पंचायत में, नगर में, पार्षद में अनवरत काम करते रहते हैं। तो इसलिए चुनाव आज अभी आ जाए या कभी भी आ जाए, हम लोग हमेशा सेवा के माध्यम से चुनाव में जाते हैं। कोई चुनाव में कोई अलग से मौसम देख के हम लोग चुनाव की तैयारी नहीं करते हैं। सेवा ही समर्पण है, सेवा ही संगठन है और सेवा ही हमारा चुनाव है। उस भाव से हम लोग अनवरत मैदान में काम करते रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है जैसा विपक्ष कहता है कि चुनाव का समय नजदीक आया तो तैयारी तेज हो गई और बाकी दिनों में बीजेपी जो है वो शांत है, कुछ नहीं कर रही। देखिए, विपक्ष के लिए जो है ना 4.5 साल कुछ नहीं होता है। सिर्फ वो अपने नकारात्मक भाव में जीते हैं। लेकिन जब 6 महीना होता है तब उनको चुनाव समझ में आता है, तब उनको पब्लिक समझ में आता है, तब दलित, मजदूर, किसान दिखाई पड़ते हैं। लेकिन हम लोग के लिए सब जो है ना, जैसे कहा गया है कि दरिद्र में ही नारायण बसते हैं, तो हम लोग में जनता का सेवा ही हमारा धर्म है, हमारा कर्म है। तो हम लोग लगातार, आप कह सकते हैं कि लगातार चुनाव के मूड में रहते हैं या लगातार सेवा के मूड में रहते हैं या लगातार संगठन को मजबूत करने में लगे रहते हैं। किस तरीके से, मैं अगर आपका योगदान पूछूं तो किस तरीके से आपने संगठन को या बिहार को मजबूत करने के लिए अपना योगदान दिया? देखिए, संगठन का मजबूती का मतलब है नीचे तक जाना, जड़ तक जाना, ऊपर हवा में बात नहीं करना। भारतीय जनता पार्टी का मेन उद्देश्य एकात्म मानववाद, अंत्योदय, अंतिम पौधान पर बैठे हुए व्यक्ति को हम लोग योजना के द्वारा, अपने संबंध और संवाद के द्वारा उन तक पहुंचे। और जिसके कारण आप देखिए, सबसे निचले पौधान पर जो बूथ होता है, और हम लोगों ने नारा भी दिया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया, बूथ जीता तो चुनाव जीता। और उस बूथ में भी हम लोग पन्ना प्रमुख बनाते हैं और उस पन्ना प्रमुख में भी 5 लोग प्रमुख होते हैं। बूथ में 25 लोग प्रमुख हैं, जिसे 4+1 का हमारा फॉर्मूला है। तो सब भाव को लेकर एक एक व्यक्ति को हम लोग दायित्व देते हैं कि आप कम से कम जो है 15 लोग को जोड़ें। तो यानी नीचे, जितने नीचे जाएंगे जड़ हमारा उतना ही मजबूत होगा। हम लोग हवा में बात नहीं करते हैं कि आज इलेक्शन आ गए, 6 महीने आ गए तो हम लोग चौक चौराहे पे चर्चा करने लगे और बातचीत करने लगे। हम लोग लगातार अनवरत 24/7 365 दिन हम लोग कार्यकर्ताओं के लिए, गरीब, गुरबा, दलित, मजदूर, किसान के लिए, या माननीय प्रधानमंत्री की जो भी योजना है, जो भी लोक कल्याणकारी योजना है, जैसे मैं बात करता हूँ कि किसानों की जो योजना, जो लोक कल्याणकारी योजना है, प्रधानमंत्री निधि सम्मान योजना 2-2 हजार रुपया, क्या आप बता सकते हैं इसके पहले की सरकार कभी दी है? 2-2 हजार तो कभी नहीं। अगर हमें बीज के लिए भी पैसा लेना तो सेठ साहूकार से अगर 1,000 रुपया लेते हुए तो 8% का हमको सूद ब्याज जोड़ते थे। आज हम लोग 0% पे हम लोग धनजन योजना के माध्यम से अकाउंट खुलवाएं किसानों का, और उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2-2 हजार रुपया डाला। आज खेत खलियान, मजदूर, किसान सब लोग खुश हैं कि जहां 200 रुपया हमारे बीज के लिए नहीं मिलते थे, हमको 2-2 हजार रुपया किस्त में मिल रहा है। तो ये सबसे बड़ी योजना है और सबसे बड़ा मतलब कि खुशहाली की बात है। मतलब किसान खुश है आपसे, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और सिर्फ मैं प्रधानमंत्री निधि सम्मान योजना की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके बाद जैविक बात कीजिए, किसान चौपाल की बात की है। पहले आप देखते होंगे कि खाद जब हम लेते थे तो लाठियां चलती थी, लगभग 20-25 मीटर की लाइनें लगी रहती थी। आज आप जाए, स्वतः कोई किसान जाएगा, पैसा जमा करेगा और खाद मिल जाएगा। पहले ब्लैक मार्केटिंग, कालाबाजारी होता था। आपको सुनने, आप तो अपूर्वा जी, मैं देखता हूँ कि लगातार आप फील्ड में घूमते रहती है, आप एक भी मेरे को फुटेज बता दीजिए कि कहीं पर लाठी चार्ज हो रहा है या कहीं पर मारापीटी हो रही खाद के लिए। इतना सरल और सहज सुलभ मतलब कि अवेलेबल हो चुका है कि किसान कहीं भी जाके बिना कालाबाजारी के खाद उपलब्ध हो सकता है। संजीव जी, आपने जितनी भी बातें अभी
कैमरे पर बताई, इन सारी बातें, चाहे वो किसान का मुद्दा ले लीजिए, चाहे आपने बूथ का जिक्र किया, ये मुद्दा ले लीजिए, इन सारी बातों से विपक्ष, खासकर तेजस्वी जी, कोई ताल्लुकात नहीं रखते हैं। वो वोट चोरी का मुद्दा लेकर आते हैं, वो कहते हैं कि वोट इस हद तक चोरी हो गई है, 65,000 उन्होंने एक आंकड़ा दिया कि इतनी ज्यादा चोरी हो रही है, जो मर चुके हैं उनका नाम है। इस पर संजीव जी आप क्या बात रखेंगे? देखिए, कुछ लोग का स्वभाव हो गया नकारात्मक, विरोध का विरोध करना। क्या उनसे ये सवाल किया जा सकता है कि जहां आपने जीता, आप शाहाबाद में लोकसभा में काफी सीट लाए, क्या वहां चोरी हुई? यानी एक्सेप्ट करते हैं, यानी जहां जीत गए वहां चोरी नहीं हुई और जहां नहीं जीते वहां चोरी हो गई। ये किस तरह के बेतुका बात और बेतार्किक बात बोल रहे हैं? ये तो न्याय संगत नहीं है और अनपच वाली बात है कि आप जहां से जीते, यानी राघोपुर से जीते, आप राघोपुर के आदरणीय विधायक हैं, तो क्या आप चोरी करके जीते होंगे? जहां से पास किए यानी चोरी करके पास किए होंगे। पहले इसी तरह ईवीएम पे ये लोग सवाल उठाते थे और अब वोट चोरी की बात करते हैं। मैं बताता हूं, 1952 इलेक्शन हुआ, नेहरू जी और उस समय गोविंद बल्लभ पंत मुख्यमंत्री हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के, और दूसरे कैंडिडेट जीत गए और उनकी जुलूस भी निकल गई। जब नेहरू जी को मालूम चला कि भाई हमारा कैंडिडेट नहीं जीते, तो उन्होंने बाड़ले से संदेश दिया, मुख्यमंत्री जी को संदेश दिया, गोविंद बल्लभ पंत जी को उनका चुनाव को होल्ड किया जाए, उनका जो डिक्लेयर किया गया उनका होल्ड किया जाए, और जो हमारे मौलाना आजाद साहब या कोई थे उस समय, उनको विजयी बनाना है। तो उस समय इस तरह का टेक्नोलॉजी नहीं था, इस तरह का प्रचार प्रसार नहीं था। एक बॉक्स रहता था, उसमें किसी का नेम प्लेट पर नाम भी अंकित नहीं होता था, दूसरे का होल्ड करके दूसरे का बैलेट बॉक्स जितना भी था डाल के उनको विजयी घोषित किया गया। तो क्या वो 1952 वोट चोरी नहीं था? वोट चोरी तो परंपरा उन्होंने चोरी शुरुआत की है, इसलिए कि चोर को नजर आते हैं चोर। जब उन्होंने चोरी करने की परंपरा ही, और जब हम पारदर्शिता के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ, सभी का जो ऐसे प्राय मृत हो गए उनको हम लोग डिलीट कर दिए, जो यहाँ से स्थान परिवर्तन कर दिए उनको हम डिलीट कर दिए, और वो बताया गया कि नए लोग को हम जोड़ रहे हैं, अब पुराने जो नहीं है उनको डिलीट किया जाए। तो चोरी करने की बात कहाँ है? अच्छा, मैं एक चीज देखती हूँ, बिहार के अंदर एक जातिवाद समीकरण जो है वो बहुत ज्यादा है। अब चूंकि आप भी यादव हैं, तेजस्वी जी भी यादव हैं, तो ये इस जाति समीकरण के खिलाफ नहीं हो गया कि यहाँ यादव भाई भाई तो मुझे कहीं से दिख ही नहीं रहा है? देखिए, लोकतंत्र में जातिवाद नहीं, जातिवाद का परसेप्शन जो दिया गया है, जातिवाद बिहार को बदनाम किया गया है। यहाँ विचारधारा की लड़ाई है। हमें तो बहुत बार बातें आती है कि आप यादव होके और आरजेडी में क्यों नहीं है। बात यहाँ पर यादव की बात नहीं, बात है विचारधारा की बात है, राष्ट्रनीति की बात है, राष्ट्रवाद की बात है। भारतीय जनता पार्टी कोई राजपूत पार्टी नहीं है, कोई यादव पार्टी, भूमियार पार्टी और पासवान पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी शुद्ध रूप से एक लोकतांत्रिक पार्टी है। बाकी जो अपने तेजस्वी की बात की या राहुल बाबा की बात की, सभी लोग को देखिए, स्टडी कीजिए, गंभीरता से चिंतन कीजिए। कहीं न कहीं परिवारवाद, कहीं न कहीं वंशवाद, कहीं न कहीं टाइटिलवाद है। तो वो लोग ज्यादा चिंतित होते हैं, हम लोग चिंतित नहीं है, क्योंकि हम लोग लोकतांत्रिक पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं और राष्ट्रवाद और राजनीति पे कैबिनेट की मीटिंग की है। तो नेशन फर्स्ट के भावना से जीने वाला जो चौकीदार, जो सेवक काम करता है, समझ लीजिए जनता किनके साथ होगी। लेकिन विपक्ष तो नहीं मानता उनको सेवक। विपक्ष ने तो कितना हाय तू तौबा मचाया जब वो अपनी माता जी का क्रियाक्रम करने नहीं गए, तो कितना उनको लेकर तंज कसा गया। इस पर संजीव जी क्या अपनी राय रखेंगे? भगवान सद्बुद्धि दे कि आप न माने और विपक्ष में इसी तरह बैठे रहे। सद्बुद्धि देने की बात आप कर रहे हैं, उसी तरह बैठे रहे। जो आदमी हमेशा नकारात्मक भाव से राजनीति करता है, नकारात्मक भाव से अपने परिवार को चलाता है, नकारात्मक भाव से समाज को देखता है, तो उस व्यक्ति का बुद्धि भी वो सही होगा, और जिसका जैसा बुद्धि होगा, जैसी करनी वैसी बढ़नी, आप विपक्ष में ही बने रहेंगे। तेजस्वी जी दावा ठोक रहे हैं कि भैया हम ही हैं अगले मुख्यमंत्री बिहार के। क्या कहेंगे? क्या ऐसा जवाब देंगे कि उनको लगे कि नहीं अभी थोड़ा डमाडोल है स्थिति? दावा कोई नई थोड़ी है पूर्वा जी, दावा इसके पहले भी कर रहे थे। अगर दावा ही पूरा हो जाए तो लोग कैंपेनिंग करना ही बंद कर देंगे। दावा पूरा थोड़ी होता है, दावा पूरा करने के लिए जन जन तक जाना पड़ेगा, 24/7 काम करना पड़ेगा, मौसमी नेता नहीं बनना पड़ेगा। चुनावी देखते होंगे बहुत सारे ऐसे पशु पक्षी आते हैं जो साइबेरिया से आते हैं जाड़ा के दिन में और खूब दिखाई पड़ते हैं।
तो अगर वाकई आपको बनना होगा तो लगातार समर्पण भाव से काम करेंगे, तभी जनता पसंद करेंगे। इस तरह चुनावी माहौल में दिखाई पड़ने से कोई जनता पसंद नहीं, कि जनता जानती है कौन हमारे सुख दुख का साथी है, कौन हमारे मरनी जीनी में खड़ा होता है और कौन सिर्फ चुनावी वादे के लिए आता है। जनता निर्णय लेती है। जनता आज के डेट में देवतुल्य ऐसा ही नहीं किया गया है। जनता का निर्णय हमेशा सर्वोपरि है, सर माथे पे। और जनता देख रही है कि जो 125 यूनिट दिया है, जो 400 से 1100 किया है, जो 3000 से 6000 किया है, जो किसानों के लिए खाद दिया है, जो किसानों के लिए योजना दी है, दुनिया की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान कार्ड। पहले अपने चिकित्सा कराने के लिए सेठ साहूकार से पैसा लेके अपना चिकित्सा करवाते थे और बेचारा कर्ज भी नहीं भर पाते थे, मर जाते थे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड के कारण आज कोई भी गरीब गुरबा, टमटम वाला, रिक्शा वाला, दलित मजदूर 5 लाख की योजना के अंतर्गत कोई भी क्रॉनिकल प्रॉब्लम अपना उससे सॉल्व कर सकता है। ये कितनी बड़ी बात है। हम लोग भी नहीं सोच सकते थे कि इस तरह की बीमा एक आएगा। और इसी बीमा पर जब बीमा लॉन्च होने जा रहा था तो उसके पहले यूरोपियन कंट्री लंदन में एक इकोनॉमिक कॉन्क्लेव हुआ था। उसमें सुरजीत जो महासचिव है कांग्रेस के, उन्होंने इस तरह नकारात्मक भाव बोला कि 140 करोड़ की जनता में 5 लाख का आयुष्मान कार्ड, क्या ये सक्सेस हो सकता है? ये जुमलेबाजी सरकारें नहीं होगा। लेकिन प्रधानमंत्री सवाल उठाया था और देखिए ये सक्सेस हुआ। और इन हम समझते हैं कि लगभग अभी तक 18 करोड़ से ज़्यादा लाभान्वित हुए हैं। तो ये सबसे बड़ा मील का पत्थर। अच्छा, ये बीजेपी का डाटा है या वाकई में डाटा कहीं है जो आप बता रहे हैं? नहीं, ये तो नेट पर डाटा है ना। डाटा है? हाँ, डाटा अवेलेबल है। ये आप जितने भी सरकारी इंस्टीट्यूट, हेल्थ इंस्टीट्यूट है, जितने भी प्राइवेट है, आप डाटा निकाल सकते हैं। ये तो ट्रांसपेरेंसी है, कोई छिपाने की चीज नहीं। अच्छा संजीव जी, अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल कि इस बार बीजेपी की तरफ से या एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होंगे? क्या नीतीश पर ही भरोसा जताया जाएगा या इस बार कुछ खेला होबे बिहार में? ना, नीतीश जी है, शुरू में भी है, पहले में भी है, कोई शक नहीं है, नीतीश जी रहेंगे। कोई डर नहीं है कि फिर से पलट गए उधर चले? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो एक बार हो चुका है, बार बार बड़े मंच पर बोल रहे हैं और सब लोग स्वीकार कर रहे हैं, सब लोग, जनता भी सहृदय स्वीकार करे कि फिर से नीतीश 2025, फिर से नीतीश। ऐसा मतलब मजबूरी है क्या कि कोई चेहरा नहीं है, या नीतीश जी 11 साल से हैं तो चलिए 5 साल और, मतलब कुछ मजबूरी है क्या बीजेपी की, नया चेहरा नहीं है? एक मजबूरी है, विकास की मजबूरी है। अच्छा। जितना विकास उन्होंने किया है ना, अभी तक कोई भी मुख्यमंत्री विकास नहीं किया। और विकास आप देख रहे होंगे, आप लोग ट्रैवलिंग कर रहे होंगे, आप लोग घूम रहे होंगे, लगातार आपको मैं घूमते हुए देखा हूँ, तो आप लोग सरल और सहज भाव से भी स्वीकार करते होंगे कि बिहार में दिखाई पड़ रहा है मेरीन ड्राइव, एलिवेटेड, जो कभी कल्पना नहीं कर सकते थे, अंडरग्राउंड यहाँ पे मेट्रो अगले महीने चालू होने जा रहा है। तो इस तरह का विकास हो रहा है। ठीक है संजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, मैंने जितनी भी शुरुआत से लेकर अंत तक संजीव जी से जितनी भी बात की, उनके चेहरे से मुस्कान मुझे गायब नहीं दिखी। बहरहाल, ये कुछ अहम सवाल थे जो विपक्ष के जरिए भी मुझे लगा कि पूछना जरूरी है, और उन्होंने जितने भी सवालों के जवाब जो दिए वो बहुत ही बेबाकी से, बहुत ही मुस्कुराते हुए दी। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।